Hello everybody, welcome to Learning Launch, and today we are going to start a series for technical communication, one-shot videos. So in these videos we will cover the syllabus according to the ICATU. So today we are going to start unit 1 of the technical communication. So what are the topics we are going to study? Fundamentals of communication and voice dynamics, role and purpose of communication, types and flow of communication, barriers to effective communication, 7 C's of communication, code and content, stimulus and response, vowel sounds, consonant sounds and tone, जिसमें आप पढ़ेंगे राइजिंग एंड फॉलिंग टोन. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन आप किसको कहेंगे जब आप किसी से बात करते हैं या फिर किसी से किसी भी तरह की बात करते हैं. एक तरीके से या तो आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर अपने अपने आइडियाज बता रहे हैं, थॉट्स बता रहे हैं, या फिर कोई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स आप किसी और से शेयर कर रहे हैं. आप कम्युनिकेशन वर्बली भी कर सकते हैं, बोल के या फिर लिख के. नॉन वर्बली भी कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज या फिर जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या फिर विजुअली भी कर सकते हैं, सिंबल्स, इमेजेस और चार्ट्स के थ्रू. तो बेसिकली क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. ठीक है. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ सेंडर, अ मैसेज, अ मीडियम एंड अ रिसीवर. बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ कि आप किसी से भी अपनी इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको एक सेंडर की जरूरत होती है, एक मैसेज जो कि जाएगा, एक मीडियम जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज जाएगा, और एक रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा. ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पर्सनल, एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए. कम्युनिकेशन कैन बी डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप एंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. बेसिकली कम्युनिकेशन किसी भी दो लोगों के बीच में हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में. तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली एक कॉमन ऐसी शेयरिंग है, या फिर न्यूज की, आइडियाज, थॉट्स, या किसी भी इमोशंस, फीलिंग्स की एक कॉमन शेयरिंग को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन. अब हम जैसे कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन तो क्या होता है, पर लेकिन अब हम देखेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है. जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ही मतलब क्या है. बेसिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन refers to the exchange of information as similar to communication, right, but related to technical or specialized subjects. It is used in professional, scientific and technical fields to convey ideas clearly, concisely and effectively. टेक्निकल कम्युनिकेशन हुआ कि बेसिकली कम्युनिकेशन क्या था? आपका इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स या फिर फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हो. टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या हुआ? सेम वही चीज, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट रिलेटेड टू टेक्निकल और स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स. कुछ रिलेटेड आपके टेक्निकल वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, साइंटिफिकली या फिर टेक्निकल फील्ड्स में अगर कोई भी आपको आइडियाज कन्वे करने हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन. एक आता है जनरल कम्युनिकेशन. जनरल कम्युनिकेशन इज द बेसिकली कि आप प्रोसेस, वही एक प्रोसेस है कि आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, किसी भी अपने इंडिविजुअल्स, खुद से अपने दोस्तों को या फिर अपने कलीग्स को एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन का डे टू डे लाइफ में. ये बेसिकली इनफॉर्मल होती है और कॉमनली कहाँ यूज होती है? पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में. बेसिकली पर्सनल या फिर सोशल इंटरेक्शंस करने के लिए जनरल कम्युनिकेशन होती है, और टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है जब आप टेक्निकल फील्ड्स या फिर साइंटिफिक फील्ड्स में अपने आइडियाज को क्लियरली कन्वे करना चाहते हो किसी को. तो हम क्या यूज करते हैं? उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन. फिर आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन. अब बेसिकली कम्युनिकेशन का रोल क्या है? कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है. अब कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं. Communication plays a vital role in personal, academic, and professional life. It is essential for sharing information, expressing ideas, building relationships, and making decisions. Basically, communication एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल, एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि अगर हमें किसी से बात करनी है, अपने कोई भी आइडियाज, थॉट्स कन्वे करने हैं, तो कम्युनिकेशन वेरी नेसेसरी है. किस लिए और किस किस चीजों के लिए नेसेसरी है? कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए,
रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए और कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए भी जरूरी है। अब कम्युनिकेशन का पर्सनल लाइफ में क्या रोल है वो देखते हैं। हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस। हमें थॉट्स एक्सप्रेस हेल्प करती है अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को निकालने के लिए, अपने ओपिनियंस रखने के लिए कम्युनिकेशन का रोल है प्ले अपनी पर्सनल लाइफ में। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करती है और स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है दो लोगों के बीच में तो कम्युनिकेशन के थ्रू रिजॉल्व भी हो सकती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या रोल है एजुकेशन में? इट फैसिलिटेट्स लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशंस एंड डिजिटल कंटेंट। अब बेसिकली एजुकेशन है, मैं आपको अपना ये जो कंटेंट है डिलीवर कर रही हूँ थ्रू कम्युनिकेशन, राइट। आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसमें टीचर्स बोलती हैं, टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं, तो वो लेक्चर्स जो देते हैं इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपका अब कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, उस ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा है वो भी एक कम्युनिकेशन है, राइट। हेल्प स्टूडेंट एक्सप्रेस डाउट्स एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको किसी चीज का डाउट है या फिर उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स कैसे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे? थ्रू कम्युनिकेशन। टीम वर्क को एनहांस करता है इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। अब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन बेसिकली क्या करता है, एक एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉइज जो है और मैनेजमेंट टीम जो है, उन दोनों के बीच में एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर कराता है कि आपके बीच में एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन रहे, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आए। ये इसकी कम्युनिकेशन की हेल्प से आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और बिजनेस नेगोशिएशंस के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ कम्युनिटी इन कम्युनिकेशन इन अ सोसाइटी। अब एक सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? अगर कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल, पॉलिटिकल और हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों के अंदर और अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। हम पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस किस तरीके से, मीडिया, न्यूज या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फिर आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। टेक्नोलॉजी और बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या फिर कोई भी कस्टमर की सर्विसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? कम्युनिकेशन। अगर हमें मार्केटिंग करनी है, हम सेल्स मैनेजर हैं, उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी है, क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन आनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग, जिससे आप एडवर्टाइज इजिली कर सको, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स में नेटवर्किंग करने के काम आती है कम्युनिकेशन, और टेक्निकल राइटिंग, रिपोर्ट्स या फिर प्रपोजल्स लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप और मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल है वो देख लेते हैं। हेल्प्स लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट टीम्स। लीडर्स को हेल्प करती है कि वो टीम को अपनी मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है और ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रस्ट करती है। फैसिलिटेट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करती है। ये थे आपके रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। बेसिकली हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमंस के बीच का इंटरैक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन क्या है? एक बेसिकली एक फाउंडेशन है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हम शॉर्ट में कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे आपके रोल्स कम्युनिकेशन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। अब देखते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जरूरी ही क्यों है, हमें कम्युनिकेशन करनी ही क्यों है, ठीक है। पहला आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हम कम्युनिकेशन किस लिए यूज होती है? फैक्ट्स, डेटा या फिर नॉलेज, इन सबको कन्वे करने के लिए यूज होती है कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताऊं, अगर कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या बता रहा है, कुछ अपडेट्स दे रहा है कि ये अपडेट्स आए हैं, आपको ये अपडेट्स देने हैं, तो ये क्या हुआ? फैक्ट, उसने क्या शेयर किया? इन्फॉर्मेशन शेयर की, राइट। अब एक एचओडी है, एचओडी ने टीचर को, कुछ फैकल्टीज जो है, टीचर्स जो है, उनको बोला कि आज की क्लासेस 3 o'clock के बाद से नहीं होंगी, तो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी कि उसके बाद से क्लासेस नहीं होंगी। एक टीचर अगर कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझा रहा है, कोई एक्सप्लेन कर रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो वो क्या हुआ? उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो कम्युनिकेशन का क्या पर्पस हुआ? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। बेसिकली इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस में कैसे यूज होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन आपका?
ये क्या करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है डायरेक्शंस देने के लिए कि आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या या फिर कमांड्स देता है कि जिससे आप टास्क कोई भी परफॉर्म कर सको। डायरेक्शंस कैसे दिए, कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपको पहले ही कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको ये वाले टास्क इस तरीके से करना है या फिर इस तरीके से नहीं करना है। जैसे कि कोई आपका सुपरवाइजर है, वो एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है उनको इस तरीके से इस टाइम तक सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। नेक्स्ट आता है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। ये किस लिए यूज होता है, अब ये क्या करता है, इट इज यूज टू कन्विंस अदर्स टू अडॉप्ट अ बिलीफ, टेक एक्शन और मेक डिसीजंस। बेसिकली ये क्या करता है, पीपल्स को कन्विंस करता है कि या तो आप कोई चीज मान लो या उसके रिलेटेड आप एक्शन ले लो या फिर अपना डिसीजन बता दो। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे कि एडवर्टीजमेंट परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट। अब एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, परसुएट करते हैं कि आप उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लें। वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है इट इज वेरी गुड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देन आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। ये एक अलग सब लोगों को एक तरीके से अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस शेयर करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई पर्सन खुश है तो वो खुशी एक्सप्रेस करेगा, सैड है तो सैड एक्सप्रेस करेगा। वो उसकी कॉन्वर्जेशन से ही पता चल जाता है, कॉन्वर्जेशन टोन से ही, कि वो पर्सन खुश है, सैड है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, जो भी। तो ये था कम्युनिकेशन के लिए। फिर और क्या पर्पस है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए कम्युनिकेशन का पर्पस है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी सोशल या फिर प्रोफेशनल बॉन्ड्स हैं उनको इफेक्टिव, अच्छे इंटरेक्शन, इफेक्टिव इंटरेक्शन की मदद से स्ट्रेंथन करता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे कि फ्रेंड्स रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं अपना बॉन्ड रखने के लिए, अपना बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से, जिससे भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है वो क्लियरली पूछ सके, वो बीच में हेजिटेट ना करें। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन डिस्कसिंग इश्यूज एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बेसिकली कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजंस बनाने के लिए। अगर किसी को इशू आ रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उनको क्या है, वो इश्यूज डिस्कस करके और उसके बाद आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया, कोई भी टीम अगर स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रही है कि कैसे हम किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होती है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। तो सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन कैसे कि प्रमोट करता है बेसिकली कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अगर दो लोग हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग उनका सोशल बिलीव्स है, अलग अलग उनके कल्चरल है, तो उनको इंटरेक्ट करना है, उनको आपस में इंटरेक्ट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर दो अलग अलग कल्चरल सोसाइटीज से लोग आते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आता है, पर लेकिन उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए उनको इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। तो इंटरैक्शन, और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, या फिर डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, ये थे आपके पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या वो टाइप्स कैसे कैसे आगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो देखते हैं। पहला आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन refers to the process of expressing ideas, thoughts or information through spoken words. It is one of the most common and effective form of communication used in daily life, education and professional settings. Basically जो oral communication होता है वो किसी किस तरह की कम्युनिकेशन को रेफर करता है, जिसमें हम अपने आइडियाज, थॉट्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन बोल के एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं बोल के आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं आपको अपना कंटेंट के डिलीवर कर रही हूँ बोलने के थ्रू, तो मेरा ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ओरल कम्युनिकेशन। मैं बोल के थ्रू स्पोकन वर्ड्स अपने प्रोसेस को एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रही हूँ। ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन और इफेक्टिव तरीका है। अगर आप किसी भी नॉर्मल फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो भी आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ओरली कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप वन टू वन बातें कर रहे हैं, राइट, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं तो भी वन टू वन कॉन्वर्जेशन होती हैं, उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो कैजुअल कन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डेली लाइफ में आप कैजुअली कन्वर्जेट करते हैं। देन क्लासरूम लेक्चर्स बाय टीचर्स, जो टीचर्स आपको लेक्चर देती हैं क्लासरूम्स में, वो भी ओरली देती हैं। बिजनेस मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस, अगर आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कोई, तो भी वो भी ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीचेस, राइट।
अब आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं? एडवांटेज हम देख लेते हैं पहले। क्विक एंड डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आपने बोला तुरंत एक्सचेंज हो गया, मैंने जो बोला तुरंत आपने सुन लिया, आपने जो बोला वो तुरंत मैंने सुन लिया, तो ये होगा क्विक एंड डायरेक्ट एक्सचेंज। देन आता है बिल्ड पर्सनल कनेक्शन एंड ट्रस्ट। इससे आपका पर्सनल कनेक्शन अच्छा होता है, आप इंटरेक्ट रहते हैं और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अलाउज फॉर क्लैरिफिकेशन एंड इमीडिएट फीडबैक। अगर हमें कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो इससे हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर मुझे उसने कुछ भी चीज बोली और मुझे उसमें किसी भी चीज का डाउट है, मैं तुरंत बोलूंगी और मुझे तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो फीडबैक भी इमीडिएट फीडबैक है। मोर एक्सप्रेसिव विद टोन, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। हमें एकदम पता चल जाता है वो इंसान कैसे बोल रहा है, सामने वाले के बोलने का क्या तरीका है, उसकी क्या टोन है, उसका क्या जेस्चर है, उससे हम समझ जाते हैं कि उसका एक्चुअली में उसका उसको वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। इट सेव्स टाइम, टाइम बचता है क्योंकि क्योंकि इमीडिएट फीडबैक है तो टाइम सेव होता है, क्लैरिफिकेशन इजीली मिल जाती है जल्दी से, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशंस। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या है? कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इफ नॉट क्लियर। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं अगर आप क्लियर नहीं करेंगे। कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता है जब तक कि अगर हम रिकॉर्ड ना कर लें। डिफिकल्ट टू कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन डिटेल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज है तो उनको डिटेल में कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी यूज होती है। कैन बी अफेक्टेड बाय नॉइस और डिस्ट्रैक्शन। अगर लोग बोल रहे हैं, कहीं से नॉइज आ रहा है या फिर कोई हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से ओरल कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है। इट डज नॉट कंटेन लीगल वैलिडिटी, और लीगली इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। राइट, ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब चलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रिटर्न वर्ड, सिंबल्स और मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, एसेज, आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रिटर्न कम्युनिकेशन का। अब एडवांटेजेस क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के? हमारे पास एक तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है कि हमने वो चीज लिखी थी और वो हमने रिटर्न कम्युनिकेट किया था। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। एक्सेसिबिलिटी इजी है कि जहां भी हमने लिखा है हम जाके उसको देख सकते हैं इजीली। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, क्लैरिटी रहती है बिल्कुल। रिटर्न कम्युनिकेशन है कि जो आप बोलना चाह रहे हो वही लिखा गया है वहां पे, तो क्लैरिटी भी रहती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तुरंत आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। आपने लिखी कोई चीज, उसके बाद वो उसको पढ़ेगा, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, फिर वो आपको मिलेगा, तो इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग, एज सिमिलरली इमीडिएट फीडबैक नहीं है तो टाइम कंज्यूम करता है। पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है बहुत ज्यादा कई बार। सिक्योरिटी एंड प्राइवेट कंसर्न्स भी रहते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको रेफर कर रहा है? कोई भी ऑफिशियल या फिर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम फॉर्मली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम फॉर्मली कम्युनिकेट किससे करते हैं? या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए? हमें वहां पे एक अपनी डिग्निटी और कर्टेसी मेंटेन रखनी होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ग्रीटिंग लेटर्स। ऑफिशियली आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो उसमें आपकी लैंग्वेज जो है, जो आप लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज बहुत प्रिसाइजली आपको लिखना होगा कि आपकी डिग्निटी और डिग्निटी मेंटेन रहे उसमें। राइट, आप इनफॉर्मल कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोफेशनल अथॉरिटी, राइट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है। लीगल प्रोटेक्शन भी रहती है और लीगल वैलिडिटी भी होती है, और बेटर कंट्रोल भी अच्छा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है वहीं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के? इट लीड्स टू अ गुड डील ऑफ एक्सटॉर्शन एट टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लिमिटेड फीडबैक है, बहुत ही कम फीडबैक मिलता है, और कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी है। ये थी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, वही सिमिलरली फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या था? वही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, बट इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। राइट, फॉर्मली मतलब प्रोफेशनली अगर कुछ चीज आपको कन्वे करनी है तो वो क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
वो थी फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट? उसमें आपको डिग्निटी और कर्टेसी मेंटेन रखनी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द कैजुअल और अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, ऑफन कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। आगे हम अभी पढ़ेंगे कि एक ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये अनऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल होता है। आप ये पीपल्स के बीच, नॉर्मली पीपल के बीच में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और एग्जाम्पल के लिए हो गया व्हाट्सएप चैट, आप अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो गया या फिर लव लेटर्स हो गए, ये सब कैसे करते हैं आप? नॉर्मली इनफॉर्मल वे में करते हैं कि इसमें आपको कोई भी फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इससे फ्रेंडली रिलेशन आपके इंक्रीजेस होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? र्यूमर्स और गॉसिप बहुत ज्यादा फैलते हैं, अनइवन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इधर उधर, पोटेंशियल फॉर मिसयूज, मिसयूज का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है, राइट? ये था आपका इनफॉर्मल। नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ माउथ और वॉइस, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए हो गया नेगोशिएशन या फिर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज आप बोल के इंटरव्यू देते हैं, इट इज योर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? इट इज इजी टू एक्सेस, आप एक्सेस बहुत इजीली कर ले सकते हो, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है। देयर इज नो बाउंड्रीज दैट कैन हिंडर इट, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। तुरंत फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक। पर्सनल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं और टाइम एफिशिएंट भी होता है, राइट? डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका कोई भी प्रूफ नहीं रहता कि आपने क्या बोला है, इसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं रख सकते हैं। फिजिकल लिमिटेशंस हैं, अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे तो आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और मेमोरी डिपेंडेंस, मेमोरी डिपेंडेंस क्या है? जब तक आपको याद रहेगा, जब तक वो चीज रहेगी, मेमोरी पे डिपेंड करती है। अगर आपको वो कम्युनिकेशन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी है, वो याद है, तो वो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है, और अगर आप वो भूल गए तो वो कम्युनिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। ये थी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? अगर आप कोई भी अपने मैसेज या सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हो किसी मीडियम के थ्रू, रिटन और स्पोकन वर्ड्स के नहीं, रिटन कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है, स्पोकन वर्ड्स में आते हैं ओरल कम्युनिकेशन। पर लेकिन आप किसी और मीडियम के थ्रू अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहे हो, रिटन और स्पोकन वर्ड्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, पोस्चर, टच, space usage and various other physical behaviors used to express information and emotions। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप फिजिकल बिहेवियर्स यूज कर रहे हो, अलग अलग तरीके के, एक्सेप्ट रिटन और स्पोकन वर्ड्स को छोड़कर। आपने फेशियल एक्सप्रेशन यूज करा, बॉडी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, राइट? तो वो हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोल के नहीं करते हो। इसका एडवांटेज क्या है? आप अपनी फीलिंग और इमोशंस को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? रिसीवर, हो सकता है कि जो रिसीवर है, जिसको आपने वो दिया हो, नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया हो, उसने वो देखा ही ना हो। जैसे आपने देखा है इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि बेसिकली आप, इंडियन फैमिलीज में क्या है कि अगर आप किसी अपने बड़े से मिलते हो तो पैर छूते हैं, राइट? पैर छूने के लिए आज के टाइम में क्या हो गया कि ऐसे हाथ से पैर छू लेते हैं और बोलते नहीं है। तो हो सकता है कहीं बार रिसीवर का ध्यान कहीं और हो, उसने देखा ही ना हो वो। और ये ओनली अ ट्रेन्ड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, ट्रेन्ड पर्सन ही समझ सकता है कि वो क्या आपने एक्सप्रेशन किया है। अब इंडियन फैमिलीज तो समझ जाती है कि ऐसे करने का मतलब है कि आप पैर छू रहे हैं, पर लेकिन क्या बाहर की फॉरेन फैमिली समझ पाएंगी कि उसका मतलब ये है? नहीं। तो एक ट्रेन्ड पर्सन ही समझ पाता है। मिस इंटरप्रिटेशन, कई बार मिस इंटरप्रेटेड भी हो जाता है इसका मतलब, और कल्चरल बैरियर्स भी बीच में बहुत आते हैं। ये था आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आता है मास कम्युनिकेशन। Mass communication is the process of delivering information, ideas and attitudes to a large number of people using mass media। Basically mass communication क्या है? Communication आप वही अपने thoughts, अपनी information exchange कर रहे हो, deliver कर रहे हो अपने ideas, अपनी information को, but on a large scale। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों तक आप वो information पहुंचा रहे हो, वो क्या हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। अब आप मास मीडिया का यूज कर रहे हो, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीग्राम,
फैक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? वाइड रीच, बहुत वाइड रीच है, बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम कॉस्टली है, आप एक जगह उसको इम्प्लीमेंट करो और वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग भी है, स्पीड भी बहुत तेज है और इमीडिएसी भी है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, एडिक्ट पीपल एंड कैन डिस्ट्रैक्ट देम, और पीपल को बहुत ज्यादा वो मास मीडिया को लेकर एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी अपने डे टू डे लाइफ के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कमर्शियल प्रेशर, बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रेशर होने लगता है, और मैसेज डिस्टॉर्शन भी हो जाता है मास कम्युनिकेशन में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन क्या है? ई कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये उस तरह का कम्युनिकेशन है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, उसको बोलेंगे ई कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जैसे ईमेल्स टू ब्लॉग्स, राइट, टू वेबसाइट्स, पॉडकास्ट और बहुत कुछ। एग्जाम्पल्स के लिए हो गए ब्लॉग्स, ई मैगजीन्स आती हैं, ईमेल्स आते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं ई कम्युनिकेशन। अब एडवांटेजेस क्या है? टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग है, टाइम भी सेव करती है, मनी भी सेव करती है और एनर्जी भी कंज्यूम करती है, एनर्जी भी सेव करती है, सॉरी। इट इज वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट है, और ऑपरेट करना भी इसको इजी होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? हमेशा हैकिंग या फिर हमारे सीक्रेट्स को लीक करने के बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, डेटा इंटरनेट पे सेफ नहीं रहता है, प्राइवेसी बहुत ज्यादा रिस्क पे रहती है, और बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते, बहुत सारे फ्रॉड्स आपको देखने को भी मिले होंगे जो कि ई कम्युनिकेशन की मदद से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में पहला फ्लो आता है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज फ्रॉम हायर ऑफिशियल लेवल टू दोज एट द लोअर लेवल। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो हाई पोस्ट पे लोग हैं उनसे लो पोस्ट तक, लोअर लेवल एम्प्लॉइज जो है, उन तक आपकी कोई कम्युनिकेशन आ रही है। जैसे कि इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? नोटिस, इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट्स। अब इसमें क्या है? कम्युनिकेशन कहाँ से फ्लो करती है? पहले डायरेक्टर ने वो कम्युनिकेशन, डायरेक्टर ने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी, उसके बाद वो डायरेक्टर से गई एचओडी के पास, राइट, फिर एचओडी से फैकल्टी, राइट, एचओडी से फिर फैकल्टी, फिर फैकल्टी से स्टूडेंट्स, राइट। ऐसा इफ कम्युनिकेशन फ्लो हुआ, डाउनवर्ड फ्लो हुआ कम्युनिकेशन का, राइट। अब इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली टू मोटिवेट एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स, मोटिवेट करने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए, या फिर टीम को लीड करने के लिए। ये थी आपका डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन रहता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज इजीली मेंटेन, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में मेंटेन रहती है कि पहले ऊपर से पास हुई इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे आई, फिर उसके बाद नीचे पास होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर उसके बाद नीचे पास होगी। ये था ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आपकी रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फीडबैक बहुत स्लो है और डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेजेस भी हो सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका फ्लो आता है अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। Senior officials also need assistance from their subordinates. Juniors can advise, help in making decisions, etc. अब कभी कभी क्या होता है कि सीनियर पोस्ट पे पीपल होते हैं, सीनियर पोस्ट पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको भी कभी कभी अपने लोअर लेवल्स वालों से असिस्टेंस की जरूरत होती है, या फिर एडवाइस की जरूरत होती है कि ये चीज ठीक है, या फिर इसमें और भी कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो इस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ये कैसे फ्लो होता है? सबसे पहले स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसके बाद फैकल्टी के पास जा रही है, देन एचओडी के पास जा रही है। स्टूडेंट अपनी उसको किसको कहां तक पहुंचा रहा है? एचओडी तक। स्टूडेंट इज लोअर लेवल एम्प्लॉय अगर हम एक तरीके से देखें, देन उसके बाद फैकल्टी, एंड देन उसके बाद एचओडी, राइट। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? सजेशन बॉक्सेस इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना, आप सजेशन दे दो। फीडबैक भी आ सकता है, ओपन डोर पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी आप कभी भी आके बता सकते हैं, या फिर रिपोर्ट्स दे सकते हैं।
अब पर्पस क्या होता है इसका बेसिकली? इसका बेसिकली पर्पस है कि एम्प्लॉय को भी फील होना चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम्स है या फिर उसको कुछ, अगर उसको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी अपने बता सके, उसको फ्री फील हो। और ऑफिसर्स कैन गेस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑफिसर्स को भी या फिर और जो हायर लेवल पे है उनको भी पता चलता रहे कि एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। अब आपके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉय फील्स हाईली मोटिवेटेड, इससे एम्प्लॉयज को बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ हम लोग भी कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भी कुछ रोल है, हम भी बता सकते हैं। इट इंश्योर्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टेकिंग मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, राइट। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अपवर्ड फ्लो के, कि कभी कभार हो सकता है कि सीनियर ऑफिशियल्स की ईगो पे भी हिट हो जाता है। कुछ लोअर लेवल के एम्प्लॉयज कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसा अपना रख देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिसकी वजह से क्या होता है सीनियर ऑफिशियल्स की कई बार ईगोज पे भी वो बातें हिट कर जाती हैं। तो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अपवर्ड फ्लो। अब नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल फ्लो। हॉरिजॉन्टल या लेटरल फ्लो में क्या होता है? बेसिकली हॉरिजॉन्टली कैसे? ऐसे, राइट, ऐसे कोई कम्युनिकेशन फ्लो कर रही है तो ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ज्यादा फॉर्मल होती है और कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। इसमें कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होती है? सेम रैंक सेम स्टेटस वाले लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होती है, या फिर हम कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई अलग अलग दो डिपार्टमेंट्स है तो उन दोनों डिपार्टमेंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका पर्पस क्या क्या है? टू प्रमोट कॉपरेशन और म्यूचुअल हेल्प, राइट। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन यहां से यहां फ्लो हो रही है, राइट, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से आपकी कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जा रही है तो ये हो गया आपका लेटरल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो। फिर आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में तो वो हो गई आपकी लेटरल फ्लो। अब एडवांटेजेस क्या है? इससे हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं, टीम स्पिरिट इंक्रीज होती है। और डिसएडवांटेज क्या है? पीपल कभी कभार ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली लगने लगते हैं, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, और कभी कभार उनका इंपॉर्टेंट टाइम भी किल हो जाता है जहाँ पे कुछ अनवांटेड या फिर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होने लगती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? बेसिकली इट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसका कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये इनफॉर्मल होता है। और ये बेसिकली क्या करता है? बहुत ज्यादा र्यूमर्स और अनयूजुअल टॉक्स को स्प्रेड करता है। गॉसिप, जिसको जैसे हम गॉसिप्स बोल सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में दो कोवर्कर्स हैं उनके बीच की गॉसिप हो रही है कहीं और, या फिर लव अफेयर्स, दो कोवर्कर के बीच में लव अफेयर बता दिया है तो उसके लिए गॉसिप हो रही है, या फिर टर्मिनेशन हो रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या पर्पस है? इसका कोई पर्पस नहीं है, ये पर्पसलेस है। बेसिकली इसका क्या होता है? नेगेटिव शेड होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है और ये अनप्रोडक्टिव भी है। एडवांटेज देखो तो स्पीड, बहुत जल्दी फैलती हैं ऐसी बातें। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बहुत स्पॉन्टेनियस है, अडेप्टेबल जल्दी हो जाता है। सप्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या होता है? अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में के जो गैप्स होते हैं उनको लेफ्ट कर देता है, बेसिकली एम्प्लॉयज को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि ऑफिशियली शेयर नहीं कर सकते हैं, अनऑफिशियली बातें होती हैं, राइट। बिल्ड्स रिलेशनशिप, अगर आप गॉसिप करते हो किसी की, दो लोगों की अगर आप गॉसिप कर रहे हो तो आप दोनों की, जो लोग गॉसिप कर रहे हैं उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, लोग इस बारे में फीडबैक भी बहुत जल्दी देते हैं, राइट। और अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रे फाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के? लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट कभी नहीं रहती हैं गॉसिप्स, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहता है। अगर हो सकता है कुछ चीजें ठीक हो पर लेकिन एक्यूरेसी, कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं रहती है। बहुत ज्यादा र्यूमर्स और गॉसिप होते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल, और इससे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये था आपका ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बेसिकली उसके बीच में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं? हो सकता है वीक या डिटेक्टिव माइक्रोफोन हो, आपकी टेलीफोन लाइंस डिफेक्टिव हो, कंप्यूटर में वायरस अटैक हो, या फिर अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, अगर न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ई कम्युनिकेशन है अगर, तो उसमें क्या हो रहा है? मैगजीन्स और जो आपकी ये है पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी है, कि आपका प्रिंटिंग की जो इंक है वो
प्रॉपरली प्रिंट ही नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक रेडियो के लिए आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होती है, अब वो कंडीशन ही ठीक नहीं है तो आपका टीवी रेडियो वर्क नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंप्यूटर ब्रेकडाउन या फिर साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो। तो ये है आपके इफेक्टिव बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ये एक तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं दैट हिंडर द क्लियर एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। अगर कोई भी दो इंडिविजुअल्स या फिर किसी ग्रुप्स के बीच में अगर कोई भी बात हो रही है, तो बैरियर्स क्या करते हैं, बेसिकली उसके बीच में क्या रुकावटें आती हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो वो होते हैं बैरियर्स। ये बैरियर्स जो है किसी भी स्टेज के कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, जैसे कि सेंडर की तरफ से या फिर मैसेज में, चैनल में, रिसीवर में या फिर फीडबैक में। और क्या कर सकते हैं, इनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है और फेल्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब मेन टाइप ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स कितने तरीके के होते हैं, मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर। मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर में क्या है, आज के टाइम में ऑलमोस्ट 80% जो कम्युनिकेशन है, 80% ऑफ आवर कम्युनिकेशन डिपेंड किस पे करता है, किसी टेक्नोलॉजी पे या फिर किसी मैकेनिज्म पे। पर अगर तब क्या, अगर वो मैकेनिज्म जो कैरी कर रहा है कम्युनिकेशन को वही खराब हो जाए, तो वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगी वो कम्युनिकेशन, राइट। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, तो अगर आपका इंटरनेट इंटरनेट में ही कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी जो अभी आपने मैसेज उसको किया है। इट इज योर मैकेनिकल या फिर टेक्निकल बैरियर। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज। अब क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन आप किसी से कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, ऑब्वियसली लैंग्वेज से। कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन किससे कनेक्टेड हुई, लैंग्वेज से, कि आप बोल किस तरीके से रहे हो। तो सिमेंटिक कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली वो बैडली डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है कम्युनिकेशन की क्वालिटी को। क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हो, तो उसमें आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बनी रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, कुछ लोग होते हैं ऑफ और ऑफ में डिफरेंस नहीं पता होता, राइट। देन और दैन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वंस और वंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वेदर और वेदर, इम्प्रॉपर पंचुएशंस लगा देते हैं, या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, कभी कभी उसी की वजह से आपको क्या हो जाता है, वहीं पे बैरियर पुट हो जाता है। जैसे कि हो सकता है वहां की पॉलिसी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स हो, फैसिलिटीज की कमी हो, लैक ऑफ फैसिलिटीज, प्रॉपर इंसेंटिव्स ना हो, अथॉरिटीज बहुत ज्यादा लूजली ग्रिप्ड हो, मतलब उसमें कोई ग्रिप ही नहीं है, कोई सीनियर ऑफिशियल्स का वहां पे कोई रूल्स ही नहीं है, राइट। फियर ऑफ सुपीरियर और बॉस, बहुत या फिर बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी हो वहां पे, कि जूनियर्स सीनियर्स बहुत ज्यादा होता हो। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स या फिर नॉइस एनवायरमेंट, नॉइजी या डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंट की वजह से। ये जितने भी बैरियर्स होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं पर्सनल बैरियर्स, बिकॉज क्यों 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 किस वजह से, ये बेसिकली क्या होता है, ये बाय बर्थ इनहेरिट होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, जैसे कि बैकग्राउंड नॉलेज, एज ऑफ लिसनर। अब बेसिकली अगर कोई 13 ईयर का, कोई भी 13 ईयर का एक पीपल है और वो बात कर रहा है 64 ईयर के बंदे से, तो उन दोनों में एज गैप है, राइट। अब जो बोल रहा है उस वो और जो सुन रहा है, उन दोनों के बीच में एज गैप आएगा लिसनर्स का, कि आज के टाइम के जो है, आज के टाइम की जो जनरेशन है, उनकी कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। जो पहले कम्युनिकेशन करते थे, पहले टाइम के लोग, उनका कम्युनिकेशन अलग था। जेंडर बैरियर भी आ सकता है, राइट। अब पुअर हेल्थ का भी बैरियर आ सकता है, और अगर हार्श टोन से बात कर रहे हो, उसका भी बैरियर आता है। तो इट इज योर पर्सनल बैरियर, कि बेसिकली हार्श टोन है अगर बोलने की, स्पीकर की, तो वो बाय बर्थ है, उसकी उसकी टोन ही वैसी है, वो चेंज नहीं होती है। अब लग सकता है सामने वाले को उस हार्श टोन से बुरा, पर लेकिन इट इज अ पर्सनल बैरियर। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं ओवरकम करने के लिए। इसमें कैसे हो सकता है, जैसे कि फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं अगर, फटीग, या फिर हेड एक है, किसी को टेंशन है, नर्वस ब्रेकडाउन, अलग अलग इसके सिम्टम्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट आता है स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर में क्या होता है, बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है हायर और लोअर स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अब ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट कर सकता है कि जो हायर स्टेटस के लोग हैं उनको लोअर स्टेटस के लोगों से बात करने में शर्म आएगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बता सकती हूँ, और वो कंप्लीटली ओपन अप नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अ पॉलिटिशियन में फील ऑकवर्ड टू इंटरेक्ट विद अ रिक्शा पुलर। ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील होगा ही। उस ऑकवर्ड फील होगा तो वो है आपका स्टेटस बैरियर, कि स्टेटस आपका बीच में आ जाता है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। अब ये क्या क्या होते हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लियर। क्लियर, हमने कोई, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी मैसेज किया तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए और समझने में इजी होना चाहिए। हमें इसमें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। अवॉइड एम्बिग्विटी और वेग टर्म्स, ऐसी टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए जिनका मतलब ही ना समझ है। डिफाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज अपफ्रंट, मैसेज का जो भी पर्पस है वो उसमें ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। कि जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी नीड टू इम्प्रूव थिंग्स, से वी नीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। अब ये कहने की जगह कि हमें चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें दिक्कत है सीधा सीधा उसको रिड्यूस करो। सो क्लियरली अपनी बात को रखना है। कंसाइज, बेसिकली कंसाइज क्या होता है, द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। अब जो मैसेज है वो छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, कि हमें जो कहना है बस कुछ लाइन में आप उनको कह दो, उसमें बेफालतू की अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अवॉइड रिपीटिशन एंड वर्डीनेस, रिपीटिशन को अवॉइड करो और मेन पॉइंट्स पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि जिसको आप जो मैसेज रिसीव करेगा उसके आपको टाइम को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग ईमेल, समराइज द की पॉइंट्स इन द बुलेट पॉइंट। आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको बुलेट पॉइंट्स में बता दो, इंस्टेड ऑफ बहुत लंबा ईमेल लिखने के। ईमेल लिखने से कि आई वांट टू हियर बाय से दैट और दिस बिकॉज ऑफ दिस, ऐसे की जगह आपको जो जो दिक्कत है की पॉइंट्स में आप बता दो। ये हो गया आपका कंसाइज। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट, द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स और एग्जांपल। कंक्रीट में क्या आता है, मैसेज जो है आपका वो बेसिकली स्पेसिफिक रहना चाहिए कि, और डिफाइंड रहना चाहिए प्रॉपर तरीके में। और अगर उसको प्रूव करने के लिए अगर आप कोई फैक्ट्स या फिर एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं तो वो कंक्रीट हो जाता है। जैसे कि आप प्रिसाइजली डिटेल्स और डेटा को यूज करें। जनरलाइजेशंस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को अवॉइड करना चाहिए। एविडेंस और एग्जांपल्स को प्रोवाइड कर देना चाहिए अपने मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। एग्जांपल के लिए हो गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्स आर गुड, से सेल्स इंक्रीज्ड बाय 15% लास्ट मंथ ड्यू टू द न्यू मार्केटिंग कैंपेन। आप बोल रहे हो कि सेल्स गुड है, सिर्फ बातों बातों में बोल रहे हो, उससे अच्छा अगर आप डेटा प्रोवाइड करोगे कि 15% से सेल्स इंक्रीज हुई है लास्ट मंथ से, तो इट इज द मोर एफिशिएंट वे। नेक्स्ट आता है करेक्ट, जो भी मैसेज शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स। जो भी आपने मैसेज भेजा है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी आपकी ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर फैक्ट्स, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ग्रामर यूज करनी चाहिए, स्पेलिंग और पंक्चुएशन। एक्यूरेसी को वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी आपने फैक्ट्स और फिगर्स उसमें लगाए हैं वो एक्यूरेट तो है। टेलर द मैसेज टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैसेज को उस तरीके से लिखना चाहिए कि जो देखने वाला है, जो समझने वाला है, वो इजीली समझ भी पाए। एग्जाम्पल, ensure that a report contains accurate data and is free from typos before sharing it, राइट? कोई भी रिपोर्ट हो उसमें एक्यूरेट डेटा होना चाहिए और उसमें टाइपोज नहीं होने चाहिए उसको शेयर करने से पहले। ये फिर आता है आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या है, द मैसेज शुड बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट विद अ क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज। जो भी मैसेज है वो आपका लॉजिकल होना चाहिए और उसमें जो भी आइडियाज है वो आपके क्लियरली एक्सप्लेन होने चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइज द मैसेज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, प्रॉपर्ली मैसेज को एक स्ट्रक्चर मैनर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं और रेलेवेंट हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रांजिशंस यूज करने चाहिए रीडर और लिसनर्स को गाइड करने के लिए। एग्जांपल क्या हो गया, प्रेजेंट आइडियाज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस सच एज प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन और फिर बेनिफिट। हमें आइडियाज को उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए प्रॉपर्ली लॉजिकल सीक्वेंस में, कि जैसे कि पहले मेरी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और फिर उस सॉल्यूशन से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये हो गया आपका कोहेरेंट। देन आता है कंप्लीट, जो मैसेज है उसमें कंप्लीटली सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो जो नेसेसरी है, जिससे रिसीवर समझ पाए उसको और एक्शंस ले पाए।
आंसर द 5 W's who, what, when, where and why। ये है आपके 5 W's। इनको आपको बताना चाहिए कि हमने कौन, जिसने मैसेज लिखा वो कौन है, क्या लिखा है मैसेज में, कब लिखा है, कहाँ लिखा है और क्यों लिखा है, एंड हाउ भी आपको बताना चाहिए कि कैसे, जिससे कि जो रिसीवर है वो इजीली आपका एड्रेस समझ पाए, आपका जो भी आपका मैसेज है वो समझ पाए प्रॉपरली, और उसको उसके जो भी उसमें रिलेटेड एक्शंस हैं वो उससे ले पाए। सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं और कॉन्टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किए हैं वो सारे करेक्ट होने चाहिए। इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन इफ नीडेड। अगर कोई भी क्लियर कॉल चाहिए तो आपको क्लियर कॉल उसमें प्रोवाइड करनी होगी, अगर कोई भी एक्शन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग मीट मी टुमारो, से लेट्स टू मीट टुमारो एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम टू डिस्कस द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। आप बोलो कि मीट मी टुमारो, तो मीट मी टुमारो कहाँ, कब, कैसे, नहीं आपने क्लियर किया, तो आपको ये कहने की जगह क्लियरली बताना चाहिए, कंप्लीट मैसेज बताना चाहिए कि लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM। 10 AM पे मिलते हैं, कहाँ, कॉन्फ्रेंस रूम में, किस लिए, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डिस्कस करने के। ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये आ गया कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट आपका 7th जो सी है ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, courteous। द मैसेज शुड बी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड कंसिडरेट ऑफ द रिस्पेक्ट रेसिपिएंट्स फीलिंग्स। जो रेसिपिएंट्स की फीलिंग है वो उसके थ्रू, उसके टुवर्ड्स रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, और उसको रेसिपिएंट की जितनी भी फीलिंग्स है, रिसीवर्स की जो फीलिंग्स है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल टोन यूज करनी चाहिए, ऑफेंसिव लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए, और अंडरस्टैंड करना चाहिए, बी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, से लेट्स रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस टुगेदर टू एंश्योर वी आर ऑन द सेम पेज। तो ये एक तरीका जो है रिस्पेक्टफुली है। आपने बोल दिया यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो ये थोड़ा रूड है, जिससे कि रेसिपिएंट की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो सकती है। तो इसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि लेट्स रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस टुगेदर टू एंश्योर कि हम सेम पेज पे हैं या नहीं है, राइट। फिर आता है इम्पोर्टेंट। अब 7 C's इम्पोर्टेंट क्यों है? इन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स टू, किस किस चीज में हेल्प करती हैं? इंश्योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, टाइम सेव करती हैं बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उसकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी तो टाइम सेव होगा। प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देती हैं, एनहांस करती हैं, कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाती हैं। ये थे आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका कोड। कोड बेसिकली क्या होता है? It is defined as a system of words, letters or signs that are combined together to represent a message either in a secret form or in a shorter or more convenient form easy to understand for its reader। बेसिकली जो कोड क्या है, कोड एक ऐसे हम वर्ड्स के सिस्टम को डिफाइन, कोड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक वर्ड का ऐसा सिस्टम या फिर ऐसे लेटर्स या साइन हमने यूज करे हैं, उनको कंबाइन करके एक हम मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजीली, या तो फिर हम सीक्रेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको और शॉर्टर या फिर कन्वीनियंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि जो रीडर है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। एग्जाम्पल के लिए, द मैसेज वॉज रिटन इन अ कोड। A code can be defined as any group of symbol that can be structured in a way that is meaningful, that helps the reader to understand। राइट, समझ आया। कोड को हम किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कोड को हम एक जो मैसेज है वो एक कोड की फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे कि वो कोई भी या फिर कुछ सिंबल्स यूज करके या फिर किसी भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो कि मीनिंगफुल हो और रीडर को समझ आए कि वो लिखा हुआ क्या है। नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? बेसिकली ये एक मैसेज होता है जो कि किसी पर्पस के लिए डिलीवर किया जाता है। जैसे कि कंटेंट लाइक कोड्स हैज बोथ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर कोई ऐसा कंटेंट जिसमें कोड्स भी हो तो उसमें एलिमेंट भी है और स्ट्रक्चर भी है, राइट। हमने सीक्रेट फॉर्म में भी लिख दिया मैसेज, और वो कंटेंट किसी, मतलब वो क्या है, जो भी हमने डिलीवर किया है वो किसी पर्पस के लिए हमने डिलीवर किया है, वो हमारा कंटेंट होता है।
When more than one piece of information is to be presented, they should have some order or structure. अगर हमें कोई एक या फिर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो उनको एक ऑर्डर या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होनी चाहिए. अब जैसे कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये इसमें ये जो मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर करने हैं, राइट. तो अगर वो मेरे टॉपिक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होंगे या फिर किसी ऑर्डर में नहीं होंगे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको समझ नहीं आएंगे, राइट. तो ये जो मेरा कंटेंट है, ये क्या है, एक पीपीटी जो मैंने प्रिपेयर करी है, ये एक कंटेंट है जिससे क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, किसी पर्पस के लिए ये सब डिलीवर कर रही हूँ. तो ये क्या है, एक कंटेंट जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, कन्वे हो रही है. देन आता है आपका स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जिससे आपको, अगर आप वो देखते हो तो आपको मतलब एकदम आप रिएक्ट करते हो उस चीज पे कि क्या हुआ. जैसे कि एग्जांपल के लिए, द स्मेल ऑफ फूड टेम्प्ट्स यू टू हैव इट. अगर आपको खाने की खुशबू आती है तो आपका मन करता है उसको एकदम से खाने के लिए, राइट. अगर कोई चीज आपने खाई वो गर्म है तो एकदम आपका रिएक्शन आता है गर्म, और आप उससे दूर हो जाते हो, राइट. अगर आपने कोई चीज खाई या और फिर वो चीज बहुत ज्यादा क्या है, मतलब ठंडी है तो आप बोलते हो कि ठंडी है, या फिर गंदी है तो आपका रिएक्शन अलग होता है, राइट. तो स्टिमुलस इज योर रिएक्शन, ऐसी कोई भी चीज जिससे आप रिएक्ट करने पे, रिएक्शन आपका जिससे बाहर आता है. देन आता है रिस्पॉन्स. इट इज द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर ऑन रिसीविंग द मैसेज ऑफ अबाउट हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज. रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली आपने कोई मैसेज ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, उसने उसको समझा जो मैसेज रिसीव हुआ, और उसके बाद जो रिसीवर ने बोला, उसका जो भी उस मैसेज को लेके रिस्पॉन्स था, जो भी उस मैसेज को लेके आंसर था, वो क्या होता है, रिस्पॉन्स. हम रिस्पॉन्स को किस किस फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, फीडबैक की फॉर्म में, राइट, ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, या फिर सजेशन बॉक्सेस, राइट. इनकी फॉर्म में हम किसी भी रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल्स को छोड़ के जितनी भी साउंड्स होती हैं. कॉन्सोनेंट कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. कौन कौन से वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, राइट. 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी कितने बचे, 21 अल्फाबेट्स. उन 21 अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स. बेसिकली कॉन्सोनेंट्स क्या, तो कॉन्सोनेंट की जो साउंड्स है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट. कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो. एयर के फ्लो को रोक के ही कॉन्सोनेंट की साउंड को प्रोड्यूस करा जा सकता है. अब जितने भी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, आप उनको बोल बोल के प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो कि कैसे ब्रीफली उनको हम एयर फ्लो को स्टॉप करते हैं और उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. फिर नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ वोवल साउंड्स. वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू सबको पता है, 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. बिसाइड्स दीज, इनके अलावा एक वाई, एक कभी कभी वाई को हम वोवल भी बोल देते हैं और सेमी वोवल भी, क्योंकि इसकी जो साउंड वोवल की प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, वोवल की साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ ब्रीथ. बेसिकली हम इजीली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो वो है वोवल साउंड्स. ओके. कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, एयर फ्लो को स्टॉप करके, और वोवल साउंड्स कैसे होती है, बाय फ्री फ्लो. अब आता है टोन. टोन क्या होता है, टोन इज अ क्वालिटी इन द वॉइस दैट एक्सप्रेसेस स्पीकर्स फीलिंग और मूड इंटेंशन व्हाइल स्पीकिंग. बेसिकली टोन क्या है, अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है तो वो उसकी टोन से पता चल जाता है कि उसकी फीलिंग्स क्या है उस चीज को बोलने के लिए, उसका मूड क्या है, या फिर बोलते वक्त उसका इंटेंशन क्या है. तो वो हो गई आपकी टोन. टोन बताती है कि आपके स्पीकर का एटीट्यूड, जो भी कुछ बोल रहे हैं तो उसका क्या एटीट्यूड है, वो कूल है या फिर एंग्री है या फिर इरिटेटेड है या फिर हैप्पी है. तो इससे पता चलता है आपकी टोन. अब जो टोन है हमारी, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी टोन सॉफ्ट, पोलाइट और स्वीट होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड टोन नहीं अप्रिशिएट करता है, वो बहुत रूड लगती है, वो बहुत ज्यादा कानों में चुभती है, उसको सुनने का मन नहीं करता है. तो हार्ड टोन नहीं होने चाहिए. लाइक आपकी 2 टोन होती है, राइजिंग टोन और फ्लो. राइजिंग टोन जो आपकी इसमें थी, स्टार्टिंग में सिलेबस में लिखा था कि आपको क्या क्या पढ़नी है, राइजिंग टोन एंड फॉलिंग डाउन. राइजिंग टोन में क्या है बेसिकली, कि राइजिंग टोन जो होती है बहुत तेज बोलते हैं, राइट. आपकी टोन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो है आपकी राइजिंग टोन, कि आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं, तो वो कभी कभार हार्श हो जाती है और बहुत ज्यादा इरिटेटेड लगने लगती है. फिर आती है एक फॉलिंग टोन, जिसमें आप बहुत सॉफ्ट, पोलाइट और स्वीट मैनर में बोलते हैं, वो होती है फॉलिंग टोन, राइट. और वो
ज़रूरी होती है अगर कोई स्पीकर कोई बात बोल रहा है तो आपकी टोन जो है वो सॉफ्ट और पोलाइट रहनी चाहिए कि सामने वाला जो सुन रहा है, जो लिसनर है, उसको भी वो बात सुनने में अच्छी लगे और वो सुने। तो ये थे आपके सारे टॉपिक्स। ये जितने भी मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस में टॉपिक्स थे, ये आपके सारे कवर हो गए हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। ये दैट्स इट फॉर द यूनिट 1। यूनिट 1 आपका कवर हो गया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।